कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। तो होम साइंस क्लास 12th का ये चैप्टर 5 है और इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो ये चैप्टर है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी से बेस्ड ये चैप्टर है और इसका एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो क्लास अगर नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आता है। तो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में, खाद्य विषाक्तता या अविषिता। क्या पढ़ेंगे, खाद्य विषाक्तता या अविषिता पढ़ेंगे। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है इसको जानेंगे। जो फूड पॉइजनिंग होती है वे खाद्य पदार्थों को पकाने से उनमें उपस्थित अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पकाने से उनमें उपस्थित अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ रोगाणु शेष रह जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हम लोग भोज्य पदार्थों को पकाते हैं तो उनके अधिकांश जो रोगाणु होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जो ताप के प्रभाव से भी नष्ट नहीं होते, जो सामान्य ताप पर उन खाद्य पदार्थों में हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं और वो ताप के प्रभाव से भी नष्ट नहीं होते, और ताप के प्रभाव से नष्ट ना होने के कारण वे उस ताप पर जीवित रहकर ऐसा विष उत्पन्न करते हैं, ऐसा हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं और उन्हें विषाक्त कर देते हैं। किसको, उस भोज्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं और ये स्थिति क्या कहलाती है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। प्रायः स्थिति में, और जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ की जो दिखावट है, जो उसका टेक्सचर है, रंग है, गंध व स्वाद, मतलब उसकी स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर और कलर में क्या होता है, विशेष परिवर्तन नहीं आता और इन विषय युक्त खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। और जो खाद्य पदार्थ है विषाक्त हो जाता है, लेकिन विषाक्त हो जाने के बाद उसके टेक्सचर में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, वो सामान्य नॉर्मल अच्छे फूड की तरीके ही दिखता है, लेकिन उसके जो टेस्ट है, कलर है और उसका टेक्सचर है उसमें हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा जो भोज्य पदार्थ होता है, ऐसा विषैला या विषयुक्त भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति खाता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस रोगाणु इसका एक उदाहरण है। तो फूड पॉइजनिंग का रोगाणु कौन सा है, तो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने का जो रोगाणु है वो कौन सा है, तो जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा जो रोगाणु होता है वो होता है। तो अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऑप्शन में है तो वो टिक कर दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि खाद्य पदार्थों के विषाक्तता के लिए कौन सा रोगाणु जिम्मेदार होता है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं और जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं वो जीवाणु कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। कहाँ पर, हवा में मौजूद होंगे, जल में और धूल मतलब मिट्टी में मौजूद होते हैं। ये जीव 50% स्वस्थ व्यक्तियों की नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे, तो 50% कहाँ पाए जाएंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके नासिका मार्ग में और नोजल कैविटी में, उसके गले, थ्रोट में पाए जाएंगे, त्वचा, स्किन में पाए जाएंगे, बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी संक्रमण का कारण बनते हैं और जो विभिन्न परजीवी होते हैं, परजीवी कौन होते हैं, जो दूसरे जीवित व्यक्ति पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं वो परजीवी होते हैं। वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर रहकर जीवित चीज़ है उस पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीताकृमि द्वारा संक्रमण। तो जो सुअर का मांस होता है उसमें एक परजीवी होता है फीताकृमि, वो क्या सुअर के अंदर आंतों में रहता है और जीवित जब सुअर होती है तब भी उसके आंत में रहता है और अपना पोषण उसी के अंदर से लेता रहता है। तो वो किसका उदाहरण है, परजीवी का। अगर उस सुअर के मांस को कोई व्यक्ति खाता है, वो ऐसा जो फीताकृमि होता है ऐसा बैक्टीरिया है कि वो मरता नहीं है ताप के प्रभाव से। अगर सुअर का मांस कोई खाता है तो वो उसके अंदर चला जाता है और अपना प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। तो जो फूड पॉइजनिंग के रोगाणु हैं वो धूल में होंगे, जल में होंगे, हवा में मौजूद होते हैं और 50% कहाँ होते हैं, व्यक्तियों की नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीताकृमि द्वारा संक्रमण। अगला है खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों में जैविक खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है। जैविक खतरे कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने पढ़े थे। जैविक क्या होता है,
जब किसी भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया, जीवाणु या रोगाणु उत्पन्न होने लगते हैं, जन्म लेने लगते हैं और उसके प्रभाव से भोजन को खराब करते हैं, अपने प्रभाव से भोजन को खराब करते हैं, तो वो जैविक प्रभाव कहलाता है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? खाद्य सुरक्षा के सभी क्षेत्र प्रयासों के बावजूद जैविक खाद्य जनित रोगाणु अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, चिंता का विषय, क्योंकि जो जैविक खाद्य जनित रोगाणु हैं वो किसी भी भोजन में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या और रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, और अगर एक बार वो उसमें उत्पन्न हो गए तो वो निरंतर उसमें अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और भोजन को पूरी तरीके से विषाक्त कर देते हैं, खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। कौन सा? जैविक खतरे से संबंधित जो खाद्य जनित रोगाणु है वो एक चिंता का विषय है। रोगाणुओं के उत्पन्न कारकों में मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मनुष्य एवं स्वयं रोगाणुओं की पारस्परिक क्रिया, पर्यावरण शामिल है। रोगाणुओं को उत्पन्न करने में कौन कौन शामिल है? तो मानव परपोषी भी शामिल है, जंतु परपोषी भी शामिल है, मनुष्य एवं स्वयं रोगाणुओं की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वो भी शामिल होती हैं, जिसमें भोजन का उत्पादन और जिसमें क्या होगा? भोजन का उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और भंडारण होता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में बदलाव आने से जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो परजीवी के साथ साथ एक कौन सा है? कुपोषण। तो कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? कुपोषण होता है किसी भी आयु के व्यक्ति को हो जाएगा। अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में बदलाव आने से, जो परपोषी है अगर उसकी संवेदनशीलता में बदलाव आ गया, उसके हेल्थ का क्राइटेरिया उसमें बदलाव आ गया, तो क्या होगा? जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुपोषण के कारण भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म लेते हैं, जैसे मैरास्मा हो गया, क्वाशियोरकार हो गया, और उस व्यक्ति की जो डर्मेटाइटिस उसको हो जाता है, उसकी स्किन खराब हो जाती है, आंखों का रोग हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें किससे उत्पन्न होंगी? कुपोषण से उत्पन्न होती हैं। जीवों में आनुवांशिक विनिमय या उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं जिनमें रोग पैदा करने की क्षमता होती। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़े पैमाने पर उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के बढ़ते वैश्वीकरण के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है, और इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणु उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब खाद्य आपूर्ति के बढ़ते वैश्वीकरण के कारण आज का जो फूड सप्लाई है वो पूरे विश्व में हो रही है, कहीं से भी कहीं फूड सप्लाई की जा सकती है। तो ऐसे इतना ज़्यादा वैश्वीकरण बढ़ गया है खाद्य आपूर्ति को लेकर, तो नए रोगाणुओं से संपर्क होता है और इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नई भौगोलिक रोगाणु उत्पन्न होने की स्थिति पैदा होती है, और वो फूड जहाँ जहाँ सप्लाई होता है वहाँ क्या होता है? नई जनसंख्या में नए नए रोग उत्पन्न करने का कारण बनता है। जैसे ये नए वायरस कौन से हैं? तो जैसे नोरो वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ई नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो नए रोगाणुओं के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से हैं? नोरो वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ई नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं जिनसे भारत व अन्य देशों में नए संक्रमित रोग हो जाते हैं। तो ये ऐसे रोगाणु हैं जो पहले नहीं थे, अब ये नए उत्पन्न हुए हैं, ये नए उत्पन्न हुए हैं और इनसे जो रोग होते हैं वो भी नए नए रोग होते हैं। तो ऐसे रोगाणु जो नए हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं और वो वैश्वीकरण के माध्यम से, खाद्य आपूर्ति के वैश्वीकरण के माध्यम से पूरी जनसंख्या में, भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी फैलकर रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? नए रोगाणु होते हैं। जैसे नोरो वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, ये नए रोगाणुओं के अंतर्गत आते हैं जिनसे भारत व अन्य देशों में नए संक्रमित रोग हो जाते हैं। अब फूड पॉइजनिंग हम लोगों ने देख ली है। आप समझते हैं कि फूड क्वालिटी क्या होती है, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है। तो खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से हैं जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य है। तो खाद्य गुणवत्ता क्या होती है? ऐसे भोज्य पदार्थ जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित व स्वीकार्य होते हैं। मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो उपभोक्ता की दृष्टि से, अगर उपभोक्ता उनको कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो उसके स्वास्थ्य को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि उसके स्वास्थ्य के लिए पोषक युक्त होते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ क्वालिटेटिव फूड खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित होंगे, स्वीकार्य होंगे। मतलब वो उपभोक्ता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होते हैं। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत नकारात्मक गुण भी शामिल होते हैं, जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा संबंधित खतरे आदि। तो खाद्य गुणवत्ता से
के अंतर्गत सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक गुण भी शामिल होते हैं। तो सकारात्मक गुण कौन से होते हैं? जो फूड की क्वालिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और नकारात्मक गुण कौन से होते हैं? जो फूड की क्वालिटी को गिराने का काम करते हैं, उसकी क्वालिटी को कम करने का काम करते हैं, जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण और खाद्य सुरक्षित संबंधित खतरे। ये सब क्या करते हैं? नकारात्मक खाद्य गुणवत्ता के नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, उसकी खाद्य गुणवत्ता को समाप्त करने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक गुण भी शामिल हैं, जैसे कि रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। तो सकारात्मक प्रभाव कौन से होते हैं, नकारात्मक कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नकारात्मक होंगे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा और संबंधित खतरे। सकारात्मक होंगे रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। जो फूड की क्वालिटी गुणवत्ता को आकर्षक बनाएंगे, उसको पोषक युक्त बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? सकारात्मक होते हैं। जो उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी को गिराने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, वो नकारात्मक गुण कहलाते हैं। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो फूड की सुरक्षा का गुण उसका सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए हैं। तो फूड की क्वालिटी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसने बहुत सारे मानक निर्धारित किए हैं, मानक तय किए हैं। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए हैं कि इस स्टैंडर्ड पे भोजन तैयार होगा तो वो गुणवत्ता उसकी भी अच्छी होगी और वो क्वालिटी युक्त होगा और सेफ भी होगा। जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और उन मानक के अंतर्गत जब भोजन तैयार किया जाता है तो वो भोजन क्वालिटी युक्त भी होता है और सेफ भी होता है, जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। अतः सभी खाद्य सेवा प्रदान करने वाले बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये खाद्य मानक इसलिए बनाए गए हैं कि जितने भी जो फूड इंडस्ट्री में लोग हैं, वो उन निर्धारित मानक के अंतर्गत भोजन को बनाएंगे और वो भोजन कैसा होगा? गुणवत्ता युक्त भी होगा, साथ ही जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य भी होगा। इसमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। तो खाद्य मानक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? कच्चे माल और जल की गुणवत्ता। जो कच्चा माल है और जो जल उसमें यूज़ किया जाएगा वो भी क्वालिटी युक्त होना चाहिए। परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता। जहाँ पर भोज्य पदार्थ बन रहे हैं, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है और जहाँ पे भंडारण मतलब जहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाना चाहिए, वो सारे जो एरिया है, वो सारा जो जोन है वो पूरा सुरक्षित होना चाहिए, वह स्वच्छ होना चाहिए। उचित ताप पर खाद्य भंडारण और जितने ताप पर फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उस क्वालिटी युक्त उसमें टेम्परेचर का यूज़ करना चाहिए ताकि जो भोजन है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान और जो भी कर्मचारी हैं और जो खाद्य निर्माण संस्थाएं हैं जो भोज्य पदार्थों को बनाने का कार्य करें, उत्पादन करने का कार्य करें, उनको खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। बेहतर सेवा के तरीके साथ ही उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो नॉलेजबल भी होने चाहिए ताकि जो भी फूड प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो जो खाद्य मानक निर्धारित तय किए गए उनके अंतर्गत बनाएं, ताकि वो उपभोक्ता की स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों। तो ये सारे मानक जो है वो खाद्य मानक तय किए गए हैं किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ये सारे खाद्य मानक तय किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे खाद्य मानक क्या है। तो खाद्य मानक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ, पौष्टिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्रयुक्त कराने के लिए विभिन्न देशों के बीच खाद्य पदार्थों का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों एवं नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ जो स्वच्छ भी हो, पौष्टिक भी हो, गुणवत्ता भी उसकी अच्छी हो, सुरक्षित भी हो और काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, साथ ही जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर उसको ग्रहण कर रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त हो। तो इन सब दृष्टिकोणों को देखते हुए, इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे खाद्य मानक बनाए गए हैं, फूड स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत जब भोजन बनेगा तो वो चाहे जिस क्षेत्र में चाहे जहाँ सप्लाई हो वो क्वालिटी युक्त होगा, साथ ही पौष्टिक होगा और सुरक्षित भी होगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार की जो फूड पॉइजनिंग है वो उत्पन्न नहीं होगी और वो उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित होता है।
तो ऐसे खाद्य मानक कौन कौन से, तो खाद्य मानकों के 4 स्तर, ऐसे 4 खाद्य मानकों के स्तर बनाए गए हैं। पहला है कंपनी मानक। कंपनी मानक क्या होता है, ये मानक कंपनी के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। कंपनी मानक जो होते हैं वो फूड जो इंडस्ट्री वाली की जो कंपनी होती है वो कंपनी अपने स्वयं के लिए मानक बनाती है। सामान्यतः यह मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है और ये मानक जो है कंपनी वाले स्वयं बनाते हैं, वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं होता, सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते। वो कंपनी का जो मैनेजर होता है, जो कंपनी होती है वो स्वयं बनाती है, उन्हीं मानक के अंतर्गत वो नकल करती है। और ये मानक किस तरीके के होते हैं, ये राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होते हैं। क्षेत्रीय मानक कौन कौन से होते हैं, तो वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जैसे कि जिस क्षेत्र की जहाँ जलवायु जिस प्रकार की होती है, अगर गर्म है, ठंडी है, तो जैसे कि मान लीजिए कश्मीर हो गया, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, तो वहाँ का जो फूड प्रोडक्ट बनता है वो वहाँ की जलवायु के हिसाब से ही बनता है। वहाँ लोगों को इस प्रकार का भोजन बना वहाँ पे उपलब्ध होता है कि उनके शरीर में क्या रहे, उनके शरीर में जो है उनको ठंडक ना लगे। तो इस प्रकार का वहाँ पे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो वो वहाँ का क्षेत्रीय मानक निर्धारित होता है। वैसा भोज्य पदार्थ सभी क्षेत्रों में नहीं सप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग होती है और भारत की जलवायु क्या है, अलग है। तो अगर भारत में वही भोज्य पदार्थ आएगा तो यहाँ तो गर्मी पड़ रही, तो यहाँ वो भोज्य पदार्थ उपभोक्ताओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो परिस्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए वहाँ भोजन को तैयार किया जाता है। तो वो मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में निर्धारित रखकर किए जाते हैं, वो क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानक कौन से होते हैं, ऐसे मानक जो पूरे राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। तो वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों के लिए एक समान रहते हैं। मतलब ये मानक पूरे देश के लिए एक समान रहते हैं और पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय मानक को ध्यान में रखकर अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी सप्लाई किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्र में करी जा सकती है। तो ऐसे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राष्ट्रीय पूरे देश के खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों से संबंधित होते हैं, एक समान रहते हैं, वो मानक कौन से कहलाते हैं, तो वो राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन कौन से होते हैं। तो वे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो ये वाला जो कोडेक्स वाला है ये इस बार भी आया था, तो CAC, तो ये वाला आया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CAC का फुल फॉर्म होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है, द्वारा प्रकाशित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, तो किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। और वो मानक जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है और इस संगठन के अंतर्गत जो भी उत्पाद या जो भी मानक निर्धारित किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं। किसी एक देश को इन मानकों को मानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं उनका पालन हर देश को करना होता है। किसी भी देश में कोई भी जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, वो बनेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से ही बनेगा। उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक का ध्यान रख के ही जो फूड बनाना है वो बनाएंगे और उसी के अनुसार उनकी सप्लाई करेंगे। तो ऐसे मानक जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं और कौन बनाता है उनको, तो उनको बनाने का कार्य कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं और ये मानक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में लागू होते हैं। तो इतना हम लोगों ने आज ये चैप्टर कवर कर लिया। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इससे हर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड में तो आता ही आता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।